बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके साथ हूँ सुबैरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज करंट अफेयर स्पेशल में हम बात करेंगे पाकिस्तान का पहला ग्रीन यूरो बॉन्ड जिसे इंडस बॉन्ड का नाम दिया गया है, आज लॉन्च कर दिया गया है। इंडस बॉन्ड वाबडा की जानिब से इशू किया गया है टू रेज $500 मिलियन फॉर द फाइनेंसिंग ऑफ द्यामिर भाषा डैम एंड मोहम्मद डैम। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये कहा है कि हम तब तक तरक्की नहीं कर सकते जब तक तवील मुद्दती जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो जाते। इसके अलावा जो यूरो बॉन्ड है उस पर 200 से ज़ायद कंपनीज की तरफ से 3 अरब रुपए की पेशकश भी आ चुकी है। फिर देरपा तरक्की के जो अहदाफ हैं उनके लिए तवील मुद्दती जो मंसूबा है उसकी अहमियत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, जिसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब इतना जोर दे रहे हैं। फिर जो 10 बड़े डैम्स हैं उनकी तामीर जो है वो मुल्क भर के जो आबपाशी निज़ाम है, इरिगेशन सिस्टम है, उसके ऊपर उसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे। फिर मोडीज के मुताबिक पाकिस्तान 4% से ज़ायद सालाना शरह नमू का हामिल है और अब जो तवील मुद्दती प्रोजेक्ट्स हैं उनका क्या इम्पैक्ट होगा हमारी इकोनॉमी पर, ये भी बात करेंगे। और सबसे आखिर में हम एक अहम ऐप की बात करेंगे हुकूमत पंजाब की जानिब से जो लॉन्च की गई है माहौल दोस्त इक़दामात और देर पर तरक्की के अहदाफ के लिए, और वज़ीर आला पंजाब ने इसको आज लॉन्च किया है। क्लीनिंग जो है वो इसका मकसद है। इन तमाम जो है वो पॉइंट्स पर आज हम बात करेंगे। अपने पैनल का तारुफ करवाते चलो। सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ रखते हैं नासिर सलमान साहब, आप स्पोक्स पर्सन हैं पंजाब हुकूमत के। सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। आसिफ बेग मिर्ज़ा साहब, आप इकोनॉमिस्ट हैं, सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। और तशरीफ रखते हैं हामिद खान मशरकी साहब, आप एनालिस्ट हैं, सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। आसिफ बेग मिर्ज़ा साहब, शुरू में आपसे करना चाहूँगी, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में बात की, ये जो हमारा पहला ग्रीन यूरो बॉन्ड जिसको हम इंडस बॉन्ड का नाम दे रहे हैं, सर इसके बारे में हमें बताइएगा कि इसका ग्रीन बॉन्ड नाम क्यों रखा गया है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़े अच्छे टॉपिक पे आज डिस्कशन शुरू की है। होपफुली आप मुझे एक आधा मिनट ज़्यादा देंगे जी क्योंकि प्लीज। आपके सारे जो क़ारीन हैं या सामीन हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन के लिए बहुत ही यूज़फुल इंफॉर्मेशन होगी। जी प्लीज। ये एक्चुअली दुनिया में बहुत बड़ी एपिटाइट है ग्रीन एनर्जी बॉन्ड्स की, मतलब ग्रीन डेट की। क्योंकि दुनिया में आपको पता है जब से क्लाइमेट चेंज का इशू है उसने नई डायमेंशन ले ली हैं, और जो इन्वेस्टर्स हैं, ग्लोबल इन्वेस्टिंग पब्लिक है, उनकी प्रेफरेंस है ESG मॉडल। E स्टैंड्स फॉर इन्वायरमेंट, S स्टैंड्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, G स्टैंड्स फॉर गवर्नेंस। ठीक है। तो वो अब अपने जो स्पॉन्सर्स हैं या कंपनीज हैं उनको उस कंपनीज को प्रेफर करते हैं जो ग्रीन डेट या ग्रीन एनर्जी या कार्बन को प्रेफर करें, कार्बन एमिशन को अवॉइड करें या आस्ता आस्ता उसको कम करें। तो इसको कहते हैं ग्रीन डेट। तो इसकी दुनिया में बहुत बड़ी एपिटाइट है। मैं आपको इसमें आपको बताऊं कि लास्ट फ्राइडे को टोटल के शेयर होल्डर्स की मीटिंग हुई है, और उसके अंदर उन्होंने इसी तरह कि टोटल जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है कार्बन एमिशन करती थी, शेयर होल्डर्स का प्रेशर था कि आप अपने आप को रीस्ट्रेटेजाइज करें, रीमॉडल करें। तो उन्होंने अपने आप को ना अपनी एनर्जी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको डिवाइड कर दिया 3 सेगमेंट्स में, यानी कि उसमें हाइड्रो पावर, थर्मल एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और उन्होंने टोटल का अप्रूवल दिया है कि टोटल कंपनी का नाम जो है टोटल एनर्जीज रख दिया है। तो दिस इज अ न्यू मॉडल, न्यू कॉन्सेप्ट। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान में मौजूदा गवर्नमेंट की प्रेफरेंस है कि जो है वाटर रेजर्वायर्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो हमारी वाटर जनरेशन है उसको हम प्रेफर करें, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत कम है और कार्बन एमिशन कोई नहीं है, पानी के रेजर्वायर बनते हैं। और हमारी इसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट के 10,000 मेगावाट बिजली इनसे पैदा होनी है, और उसके वाटर के रेजर्वायर अलग हैं जो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर जो हमारा मेन स्टे है उसके अंदर हमारे लिए सूदमंद साबित होंगे। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट ने, आपको पता है कि ये जो डैम्स आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने बेसिकली ये जो डैम है ये इसकी जो है एक्सेप्टेंस जो है, इशुएंस जो है वो कोई 4-5-6 दिन पहले हो चुकी है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ है और बहुत देर के बाद पाकिस्तान की इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट के अंदर वापसी हुई है। अच्छा, इसको फिच और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने इस बॉन्ड को स्टेबल B कैटेगरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी असाइन की है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे आपकी जो प्राइसिंग है ना वो डिटर्मिन करते हैं। और वाडा ने एक अक्लमंदी की, उन्होंने JP मॉर्गन को अपने कंसल्टेंट हायर किया, और इसके जो को बुक रनर थे उसमें हबीब बैंक भी था,
डॉचे बैंक भी था और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भी था, ठीक हो गया। और 500 मिलियंस का उन्होंने ये डेट रेज करना था, और इसमें उनको इससे यानी कि अराउंड अबाउट $3 बिलियन के करीब ऑफर्स आई ठीक है। एट ए प्राइस ऑफ 7.5%। सही। इसमें गवर्नमेंट की गारंटी कोई नहीं है। ठीक है। इसमें ये है कि वापडा को उन्होंने ऑलमोस्ट जो गवर्नमेंट की जो सॉवरेन गारंटी होती है उसके मुताबिक प्राइसिंग के हवाले से रिस्क साइन किया है। सही, अच्छा, सही। अब ये आज क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा, इसकी फॉर्मल लॉन्चिंग आज हुई है। आज हुई है, बिल्कुल आज ऐसे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है, अब वापडा की पोजीशन ये है कि गवर्नमेंट जो है आने वाले 10 डैम शुरू करने हैं जी जी। आने वाले सालों में। वापडा की रिक्वायरमेंट है कि उन्होंने आने वाले 5 सालों में $2.2 बिलियन जो है इंटरनेशनल डेट मार्केट से लेना है। ठीक हो गया। अच्छा, उसमें से ख़ास तौर पे जो पहले जो 2 सालों में $1.1 बिलियन, ये जिस तरह आपने इंट्रो में बताया जी, है, बिल्कुल। ये बादशाह डाइमर और मोहम्मद डाइम के डाइम, मुताबिक है। तो पाकिस्तान को जितनी रिक्वायरमेंट थी 500 मिलियन उन्होंने रेज कर लिया है ठीक है। 7.5% पे, और शायद इसकी मुख्तलिफ ट्रांचेज आएंगी। शायद दूसरी ट्रांच प्रोबेबली इक्वलेंट अमाउंट की ये 8-9 महीने के बाद दोबारा लॉन्च करें, बिल्कुल इस सही। तरह पैसे करें। तो इस तरह ये है कि आपको इंटरनेशनल मल्टीलेटरल एजेंसीज के पास अगर जाएं तो उनके पास नेचुरली अगर IMF के पास जाते हैं, डेट रेज करते हैं, तो उसमें कंडीशनैलिटीज भी होती हैं, कुछ भी होती Exactly, हैं। बिल्कुल, तो दैट इज़ द वे। आपने देखा मैं ग्लोबली ये पहले क्वार्टर इस साल के जो पहला सेमाई थी उसमें ग्रीन डेट जो है वो $1.5 बिलियन रेज हुआ है, ठीक है। और पूरे साल में ये 450 to 500 बिलियन रेज होगा। तो बिल्कुल सही। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल ट्रेंड को फॉलो करते हुए सही। ग्रीन डेट इशू किया, जिसकी एक्सेप्टेंस है ग्लोबल इन्वेस्टर्स की, और प्राइसिंग भी हमें अच्छी मिल गई, और उसके ऊपर वापडा एक एंटिटी के तौर पे रिकग्नाइज हुई है लंदन स्टॉक एक्सचेंज एंड टू इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। तो इससे वेरी वेरी गुड ओमन फॉर द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल सही। नासिर सलमान साहब, ये जो भी डिस्कशन हो रही है, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं हुआ कि इससे पहले इस तरह के जो मंसूबे थे, हम यही कहेंगे कि पाकिस्तान जो है एडहॉक सिस्टम पे चल रहा था, लेकिन ये वो मंसूबे हैं देरपा तवील मुद्दती, जिसके समराज जो हैं वो हमें लॉन्ग टर्म तक मिलेंगे, बल्कि जैसे वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हमारी औलादें जो हैं, आगे हमारी जो नस्लें हैं वो भी इसको एंजॉय करेंगी। तो सर, आप किस तरह से इसको एलाबोरेट करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बड़ा मशहूर हूँ पाकिस्तान टेलीविज़न का कि आज उन्होंने एक मरतबा फिर आगे बढ़कर कौमी नौइयत के इस प्रोग्राम का इनकाद किया और उसमें हम सबको बुलाया ताकि लोगों को पता चल सके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जो तरजीहात थी उस पर अमली तौर पे वो हम आज कहाँ पर खड़े हैं। बिल्कुल सही। आपको पता है कि किसी भी काम करने से पहले हम 3 तरह से उस काम को देखते हैं। एक तो तवीलुल मुद्दती, एक जो है उसके लिए दरमियाने दर्जे की जो हमारी स्ट्रेटजी है, और एक बिल्कुल शॉर्ट टर्म है। बिल्कुल सही। पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो हुकूमतें रही हैं पहले, उन्होंने सबसे ज़्यादा जो टारगेट किया है वो किया है शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ को। आपको याद होगा कि हम जब अपनी ज़िंदगी में तालीम हासिल कर रहे थे तो एक बहुत बड़ी मंसूबों के मुतल्लिक हमें बताया जाता था कि 5 साला नया मंसूबा ये है, जी बिल्कुल। पाकिस्तान का नया 5 साला, फिर कहा जाता था कि ये 20 साला मंसूबा है, फिर हमने विजन 225 के मुतल्लिक भी सुना, लेकिन अमली तौर पे इस हवाले से ज़बानी जमा हज के अलावा कुछ भी हमें आज तक पता नहीं चला कि आखिरकार वो जो लोग पाकिस्तान की तकदीर को बदलने के दावे किया करते थे वो दावे सिर्फ ज़ुबान की जो तेज़ी थी और ज़ुबान के अलावा लफ्ज़ों की जो स्याही से भर के उसको अलमारियों में सजाने के अलावा कुछ भी नहीं हो सका। बिल्कुल सही। इमरान खान साहब ने जो सबसे अहम तरीन बात की है वो एक तो माहौलियात के हवाले से बिल्कुल। कि हम 10 बिलियन जो सुनामी ट्री प्रोग्राम है उससे हमें शायद वोट नहीं मिलेंगे और लोगों को भी बज़ाहिर ये नहीं पता चलेगा कि इसकी अहमियत क्या है, लेकिन आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं वो हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इस सुनहरे कारनामे को याद रखेंगी जब ये जो मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं उसके हवाले से वो एक खुशगवार माहौल के अंदर ज़िंदगी गुजारेंगे। जहाँ तक आप ये जो यूरो बॉन्ड है, ग्रीन बॉन्ड का जो इजरा किया गया है, इसमें पहली मर्तबा आप देखेंगे कि $50 करोड़ के हवाले से जो हम चाहते थे वो जुमेरात में एक्चुअली इसका इजरा कर दिया गया था लंदन स्टॉक मार्केट के अंदर, और इसमें जो हमें जो ख्वाहिशात थी लोगों की कि इसके अंदर हम हिस्सा लें वो इससे भी ज़्यादा है, लेकिन चूँकि वापडा को पहले मरहले के अंदर $50 करोड़ ही चाहिए 7.5
% के मुनाफे पे, ठीक तो है। वो वापडा इसका गारंटर है। और वापडा की अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि इस वक्त इतनी मजबूत पोजीशन है कि उसके पोजीशन को सामने रखते हुए इस बॉन्ड को पूरी दुनिया के अंदर ना सिर्फ सराहा गया है, बल्कि मार्क बुक के अंदर इसके जो ऑर्डर्स हैं जी जी। वो बड़े तेजी से देखते हुए पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, आपको मैं बताता चलूं कि पूरी दुनिया के अंदर जो इकोनॉमी की GDP की नमू है वो -2.75 है और इंडिया की कोविड की वजह से। -7.237 है। जबकि इस वक्त मूडीज ने भी इसका इकरार किया है कि पाकिस्तान की जो माशी नमू है वो 3.94 से भी ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही। देखें, ये हमारी हुकूमत की वो पॉलिसियां थी कि जो हमने कर्जा उठा के लोगों को सब्सिडाइज करके एक अजीब सा माहौल पाकिस्तान में पैदा किया था। जब हमने इसको हटाया और इस तमाम इशारियों को हमने हकीकत पसंदाना पॉलिसियों में तब्दील किया, तो उसका रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल ऐसा ही। आज पाकिस्तान ने जब ये बॉन्ड का इजरा किया है तो ये पाकिस्तान की तरजीहात के अंदर शामिल है कि हम अगले इंतखाबात को नहीं देख रहे बल्कि कौम के मुस्तकबिल को देख रहे बिल्कुल हैं। सही। बादशाह डैम और मूवमेंट डैम के अलावा कोहे सुलेमान के अंदर जो छोटे छोटे हम ड्रोन के जरिए उनका सर्वे कर रहे हैं, वहाँ पर पाकिस्तान में कम अज़ कम हाइड्रो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के 10,000 मेगावाट के जो मंसूबे हैं हमें उससे मिल सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुरानी हुकूमतों ने कुछ कमीशन की वजह से और कुछ अपनी जो उनकी जो गैर जिम्मेदाराना रवैया था वो कौम को इस जो IPPs के साथ मुआहदों में फंसाया है। तो आप देखिए 455 अरब रुपए का जो गर्दिशी कर्जा है 2023 में ये 1450 अरब रुपए से ज्यादा होगा, जिसकी वजह से हमारी जो पैदावारी लागत है उसके अंदर और जो हमारे पास तमीराती मंसूबे आते हैं हम उस पर अमल ही कर नहीं पाते। बिल्कुल ऐसे ही तो हमने इसको मुश्किल को बर्दाश्त किया, प्रेशर को बर्दाश्त किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत की तरजीहात के हवाले से पूरी कौम को एतमाद में लाते हुए बताया है कि हम किस तरह से ग्रीन इन्वायरमेंट के हवाले से, अब इन्होंने भी आपको बताया है कि पूरी दुनिया में ग्रीन इन्वायरमेंट के हवाले से मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से किस तरह की एपिटाइट पाई जाती है और पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों के इस सारी मुहिम का एक कप्तान जो इमरान खान की जो क़यादत में पूरी दुनिया को लीड कर रहा है। बिल्कुल सही। हामिद साहब, ये जो पॉइंट्स हैं ये अगर हम ये कहें कि पिछली हुकूमतों में हमें सुनने को भी नहीं मिलते थे कि ग्रीन जो माहौल दोस्त प्रोजेक्ट्स हैं, फिर बिलियन ट्री प्रोजेक्ट्स हैं इस तरह के, फिर पानी को जो है वो सेव करना, रिजर्व्स करना, उसको इस तरह की चीज़ें जो है वो हमें अब देखने को मिल रही है। यूरो बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं तो 200 से ज़ायद कंपनी है जिन्होंने 3 अरब की पेशकश कर चुके हैं। कैसा ब्रेक थ्रू है तरीका? थैंक यू वेरी मच सुमेरा। बात ये है कि एक आज जदीद दुनिया के एक बहुत बड़े लीडर हैं नेल्सन मंडेला, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल लीडर होता है ना वो अगले इलेक्शन का सोचता है और जो कौम का या नेशनल लीडर होता है वो अगली नस्ल का सोचता है, नेक्स्ट जनरेशन का सोचता है। तो जब हम तवील मुद्दती मंसूबों की बात करते हैं तो उनका एक ही ड्रॉबैक होता है, वो होता है कि आप उससे पॉलिटिकल गेन कम करते हैं। आवाम को नज़र शायद उनका रिजल्ट एकदम नहीं आता, लेकिन दरअसल वही आइंदा आने वाली नस्लों के लिए फ़ायदा मंद होते हैं। और जहाँ तक बात अभी हम जो ग्रीन बॉन्ड्स की कर रहे हैं तो ये बिल्कुल इससे कोई इनकार नहीं कि देखें पूरी दुनिया जो है वो ज़ीरो कार्बन एमिशन पे जाना चाह रही है। इंग्लैंड और यूरोप के अंदर जो है वो बायोटेक जो रीफ्यूल्ड है उसके ऊपर सारा काम हो रहा है। इसी हवाले से इन्होंने जिस तरह टोटल की रेफरेंस दिया है, इस तरह बहुत सारे गो ग्रीन जो हैं वो ऑलरेडी यूरोप और इंग्लैंड के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी पेट्रोलियम जो फर्म्स हैं वो गो ग्रीन के साथ चल रही हैं। और मकसद सिर्फ एक ही है कि ये बात दुनिया को अब नज़र आ रही है कि अगर तमाम रिसर्च ये बात साबित कर रही हैं कि इस वक्त कुर्राए अर्ज़ को अगर सबसे ज़्यादा ख़तरा है तो वो एनवायरमेंटल इश्यूज से है, माहौलियाती इश्यूज से है। और पाकिस्तान ने, मैं इसमें मतलब कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ये बहुत बड़ी एफर्ट भी है और ये हुकूमत पाकिस्तान का, देख नाम तो पाकिस्तान का आएगा, सबसे बड़ी बात यह है कि उसने फ्रंट फुट पे आके इस महाज के ऊपर दुनिया को एक अपना किरदार दिखाया है, चाहे वो बिलियन ट्री मंसूबा हो, चाहे वो एनवायरमेंटल, देखें पिछले
नाज़रीन, आपको अहम खबर के हवाले से आगाह कर रहे हैं। इक़्तिसादी ताउन तंजीम की दूसरी पार्लिमानी जनरल कॉन्फ्रेंस का आगाज़ कल से इस्लामाबाद में हो रहा है, जिसके हवाले से मुख्तलिफ वफूद के आने का सिलसिला जारी है। इस वक्त तुर्की का वफ्द, जिसकी सरबराही तुर्क पार्लिमानी असम्बली के स्पीकर कर रहे हैं, इस्लामाबाद में दाखिल हो चुके हैं। आपको अहम खबर के हवाले से आगाह किया जा रहा है, तुर्की वफ्द की इस्लामाबाद आमद हो चुकी है इस वक्त, और उनके इस्तकबाल के लिए डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। आपको अहम खबर के हवाले से आगाह कर रहे हैं, इक़्तिसादी ताउन तंजीम की दूसरी पार्लिमानी जनरल कॉन्फ्रेंस का आगाज़ कल से इस्लामाबाद में हो रहा है, जिसके लिए मुख्तलिफ ममालिक के जो वफूद है वो पाकिस्तान आ रहे हैं, उनकी आमद का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से तुर्की का जो वफ्द है वो इस वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है। उनका इस्तकबाल किया गया है डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी की जानिब से, जबकि तुर्की का जो वफ्द यहाँ पर पहुँचा है उसकी सरबराही तुर्क पार्लिमानी असम्बली के स्पीकर कर रहे हैं। आपको आगाह करें कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आज़रबाईजान, ईरान, काज़ाख्स्तान, जमहूरिया किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्की और उज़्बेकिस्तान के स्पीकर्स और अरकान पार्लिमान इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पार्लिमानी शराकतदारी को फ़रोग़ देने के मौजू पर इजहार ख्याल किया जाएगा। इक़्तिसादी ताउन तंजीम की दूसरी पार्लिमानी जनरल कॉन्फ्रेंस का आगाज़ कल से इस्लामाबाद में हो रहा है, जिसके लिए तुर्की का वफ्द इस वक्त इस्लामाबाद में पहुंच चुका है। उनका इस्तकबाल डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी ने किया, जबकि तुर्की के वफ्द की क़यादत तुर्क पार्लिमानी असम्बली के स्पीकर कर रहे थे। आपको इस आम खबर के हवाले से आगाह कर रहे हैं, इक़्तिसादी ताउन तंजीम की दूसरी पार्लिमानी जनरल कॉन्फ्रेंस का आगाज़ कल से इस्लामाबाद में हो रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आज़रबाईजान, ईरान, काज़ाख्स्तान, जमहूरिया किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्की और उज़्बेकिस्तान से स्पीकर्स और अरकान पार्लिमान इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आपकी जो ग्रोथ है ना वो सस्टेनेबल है, ठीक है। यानी कि आपके पहली बात है कि आपको अपनी इकोनॉमी को सस्टेनेबल बनाने के लिए आपको आपने दुनिया में आपको पता है ये जो WTO बना है, ग्लोबल विलेज है, यू हैव टू बी कंपेटिटिव। मसलन आप देखें कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो अपना स्ट्रेटजी पेपर रिलीज़ किया है या पब्लिक के सामने शेयर किया है, उसमें एक बात ये है कि वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को 50 बिलियन रुपीज़ की सब्सिडी प्रपोज कर रहे हैं इस बजट में। उनको कंसेशनल रीजनल कंपैरेटिव जो इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ ऑफर करेंगे, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री को रीजनल कंपैरेटिव टैरिफ अगर मिलेगा तो वो एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। तो उससे गवर्नमेंट अगर 50 अरब रुपया की शक्ल को सब्सिडी देती है तो गवर्नमेंट की प्रोजेक्शंस ये हैं कि उनकी एक्सपोर्ट्स गवर्नमेंट के मुताबिक तकरीबन $3 बिलियन बढ़ सकती हैं। तो तो इसीलिए जो आपने अपने आप को रीपोजिशन करना है। जब हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की, क्लाइमेट चेंज जो है ना दुनिया में बहुत बड़ा इशू है। अनटाइमली बारिशें, थाईलैंड में फ्लड, कनाडा में फ्लड्स, कैलिफोर्निया में ड्राउट हुआ है। कैलिफोर्निया में आप देखें कि उन्होंने पीछे 1-2 साल पहले उन्होंने आपके अपने घर के अंदर पौधों को भी राशन करके पानी देते थे। सही। अच्छा, इस तरह अब कहने का मतलब है इसी तरह ही अगर अब ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्योंकि ये अब जो पेरिस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर जो ये चार्टर जो 180 या 82 मुल्कों ने साइन किया है, उसमें इन्होंने ग्लोबल टेम्परेचर बाय 2050 ये तकरीबन इन्होंने 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम करना है। अच्छा, अब अगर आपके ग्लेशियर्स की मेल्टिंग होगी, सी लेवल बढ़ेगा, तो बहुत सारी कंट्रीज लाइक मालदीव आइलैंड और बॉम्बे जैसे लोग जो हैं तकरीबन 6 मिलियन बंदे डिस्प्लेस हो जाएंगे। और ये सारे ग्लोबल इश्यूज हैं। और उसके बाद ये इनको एड्रेस करने के लिए पाकिस्तान में भी ये जो गवर्नमेंट के तवील मुद्दत जो मंसूबे हैं, इसमें गवर्नमेंट की एक तो आपकी अपनी एनर्जी मिक्स को बेहतर करना है। आपने कॉस्ट ऑफ जो पावर जनरेशन है उसको कम करना है, उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिन्यूएबल की तरफ उसका शेयर को बढ़ाएं। अच्छा, उसमें आप देखना है कि ये एक बड़ी यानी कि इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी है कि हमने कॉस्ट को भी कम करना है, लेकिन एट द सेम टाइम इसको मैं ये कहूँगा कि ये एक प्रॉबली एक कंपल्सरी नेसेसिटी भी है कि हमने लोगों को रोजगार भी देना है। इसमें मैं आपको ये कहूँ कि ये पॉलिसी पेपर जो मैं कह रहा हूँ, इसमें हम बजट को डिस्कस स्टेज पे मैं नहीं कर रहा कि इसमें फेडरल गवर्नमेंट का 900 बिलियन रुपए एलोकेट कर रहे हैं PSDP में, और सूबों की तरफ से एलोकेशन जो है एक्सपेक्टेड है 1 ट्रिलियन।
1900 अरब की जब PSDP स्पेंडिंग होगी ना, तो उसमें गवर्नमेंट का प्लान ये है कि 20% स्पेंडिंग जो है हमने करनी है नए प्रोजेक्ट्स में। और ये जो भाई बात कर रहे थे पुराने प्रोजेक्ट्स, उन्होंने कहा है कि जो 80% स्पेंडिंग है वो जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करना है, और जो 20% स्पेंडिंग जो प्रोजेक्ट्स में होनी है उसके अंदर भी वो प्रोजेक्ट प्रायोरिटी होगी जिसके अंदर जेस्टेशन पीरियड कम होगा, ताकि स्पेंडिंग हो, लोगों को जॉब मिले। और अगर बिल्कुल ही सारे लॉन्ग टर्म हो जाएंगे, लोगों को यहाँ पे जॉब ना मिले, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ना हो, ग्रोथ ना हो, तो लोगों की वेल्थ क्रिएशन ना हो, तो ये सारे इश्यूज जो हैं ये इसलिए ये गवर्नमेंट की विजडम होगी कि उन्होंने अपनी पॉलिसीज को या अपने रिसोर्सेज की एलोकेशन किस तरह करनी है, ताकि जॉब भी चले, इकोनॉमी का पहिया भी चले। क्योंकि आपने देखा है गवर्नमेंट ने अच्छे अपने PSDP में एग्रीकल्चर सेक्टर को भी प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। और इसी में एक और जो आपको मैं बात कराऊं, ये जो PSDP है 900 बिलियन रुपीस का, 70 बिलियन जो है एलोकेशन ये है कि गवर्नमेंट ने एक प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट अथॉरिटी, ठीक है, उनको इनकरेज करेंगे कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो हैं ये टोटल 1 ट्रिलियन रुपए के मंसूबे लाएं। उसमें गवर्नमेंट जो है वो भी उनके साथ पार्टनरशिप करेगी 70 बिलियन के साथ। बिल्कुल सही। अच्छा, उसके साथ ये होगा कि अगर वो भी सारी स्पेंडिंग होती है मुल्क के अंदर, तो ये किनीसियन मॉडल है कि स्पेंडिंग के साथ ग्रोथ होगी, ग्रोथ के साथ पब्लिक की वेल्थ क्रिएशन होगी, जॉब लगेंगे, इकोनॉमी का, इंडस्ट्री को आपको काम मिलेगा, तो आपकी मुस्बत सही पहिया चलेगा। बिल्कुल सही। नाज़िर सलमान साहब, बात हुई हमारे दोनों मेहमानों की तरफ से, हामिद खान साहब ने, मिर्ज़ा साहब ने भी एक बात की, हामिद खान साहब ने भी यही बात की कि जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कंटिन्यूटी की अगर बात की जाए तो उसके लिए लेजिस्लेशन, उसके ऊपर भी कुछ कमेंट कीजिएगा। और फिर मिर्ज़ा साहब ने ये कहा कि 80% बजट जो है वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए रखा गया है, तो इट मीन्स कि ये प्रॉबेबली ये जल्दी कंप्लीट भी हो सकते हैं, और अगर नहीं भी होते तो फिर भी कंटिन्यूटी जो है उसके बड़ा सवाल होता है कि अगली गवर्नमेंट्स आ जाती हैं तो ये इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं, अवाम दोस्त प्रोजेक्ट्स होते हैं, माहौल दोस्त प्रोजेक्ट, फिर रुक जाते हैं। तो देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि 2 तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं। एक प्रोजेक्ट होता है कि आप अपनी शोहरत को ऊपर लेके जाने के लिए अवाम के शौरी लेवल को सामने रखते हुए उनके साथ शोबदाबाजी करते हैं। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर एक बस और नीचे सब बेबस। तो बात यह है कि हमारे पास जितने पैसे हैं उनको सामने रखते हुए हमने कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने होते हैं जिससे हम समझते हैं कि हमारा मुल्क आगे जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरजीहात ये है कि जिन पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान आज इस हालात से दोचार है कि इतने बड़े रिसोर्सेज से माला माल मुल्क के लोग मजबूर हैं कि वो बाहर के मुल्कों में जाके काम करते हैं। तो जब इतने बड़े प्रोजेक्ट्स मुल्क में शुरू होते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलता है। और दूसरा, ये जो प्रोजेक्ट हम मोहम्मद डैम और बादशाह डैम की सूरत में शुरू कर रहे हैं, ये माहौल दोस्त बिजली के हवाले से पूरी दुनिया में सबसे बड़ी रिप्यूटेशन इनकी है। जब हम फर्नेस ऑयल या दूसरी जनरेशन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो इससे डेफिनेटली माहौल के ऊपर जो पूरी दुनिया के अंदर ये ग्रीन एनर्जी की बात की जा रही है, उस हवाले से ये सबसे बेहतर ऑप्शन है हमारे पास। तीसरा, आपने कहा जो हमारे पास पैसे हैं और जो नई आने वाली हुकूमतें हैं, क्या उनकी तरजीहात के अंदर ये शामिल होगा या नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जहाँ पर रुपए को ना सिर्फ एक मरतबा ऊपर लेके आई है, ये बगैर किसी ऐसे पंप के जो कि स्टेट बैंक फ्यूल किया करता था मार्केट, फॉरेक्स मार्केट में डॉलर को इंजेक्ट करके, ये वैसा नहीं है। इस मरतबा हमारी जो पॉलिसियाँ थी जिसके ऊपर पूरी पाकिस्तान की ये जो सो कॉल्ड अपोजिशन आप देखते हैं ये बातें किया करते थे, आज वो परेशान है और उनको मौजू नहीं मिल रहा कि पूरी दुनिया के अंदर जब मनफी नमू जा रही है मैशत के हवाले से, हम 3.94 पे खड़े। देखिए ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से तमाम मीडिया चैनल्स को कहता हूं कि आप काइंडली इस हवाले से प्रोग्राम करें और आपके जो पुराने दावे थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाते थे, इस मामले के ऊपर भी जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं, जो इंटरनेशनल मूडीज़ ने हमारी जो मैशियत है उसके ऊपर एतमाद का इजहार किया है, और 8.5% विदाउट एनी आर्टिफिशियल इंजेक्शन ऑफ द डॉलर इन फॉरेक्स मार्केट, वो जो हमारा ऊपर आया, इस पे प्रोग्राम करें ताकि लोगों को पता चले कि जो वक्ती तौर पे हमने ये जो मुश्किल फैसले किए थे उसके आज रिजल्ट्स आना शुरू हो गए, और ये बहुत मुश्किल होगा आइंदा आने वाली हुकूमतों के लिए। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अभी भी हमारे पास 7 साल है
ठीक है। और हम इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में डिलीवर करेंगे बिल्कुल और सही। हम डिलीवर कर भी रहे हैं। इस हवाले से लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वो लोग जो दोबारा खानदानी रूल लेके आना चाहते हैं और कुछ मीडिया चैनल्स को इस्तेमाल करके हमेशा कोशिश करते हैं कि लोगों को एक कशमकश की सूरत हाल के अंदर धकेला जाए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ कि जो सऊदी अरब के अंदर हालिया प्राइम मिनिस्टर का दौरा है, उन्होंने हमारे बिलियन सुनामी ट्री प्रोजेक्ट के अंदर गहरी दिलचस्पी का ना सिर्फ इजहार किया है, बल्कि वो चाहते हैं कि इसके साथ पार्टनरशिप के तौर पे आगे निकला जाए। और इस प्रोजेक्ट के हवाले से पूरी दुनिया में ना सिर्फ पाकिस्तान को सराहा गया है, बल्कि जब इमरान खान साहब ने इस प्रोजेक्ट के मुतालिक इंटरनेशनल फोरम से बात की है, तो बहुत सारे मुल्कों ने इस प्रोजेक्ट को अपना रोल मॉडल करार देते हुए अपने मुल्क में माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से पाकिस्तान की मिसाल दी है। और जो माहौलियाती तब्दीली के हवाले से कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का चेयर करना हमारी इन तमाम पॉलिसियों के ऊपर पूरी दुनिया का एतमाद का मजहर है। बिल्कुल सही। हामिद साहब, हम बात करें माहौल दोस्त जो मंसूबे हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, इसके अलावा सर इरसा इजलास भी आज हुआ। मैं बात करना चाहूँगी जो उस टॉपिक की जानिब जिसके ऊपर कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया, जो बहुत सारा पानी हमारे मुल्क में ज़ाया हो जाता है, उसको ज़खीरा नहीं किया जाता, उसके ऊपर भी अब काम होने जा रहा है। ये कैसा ब्रेक थ्रू है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि पिछले बहुत सारे सालों से पाकिस्तान में बदकिस्मती से एक बहुत बड़ा इदारा है पाकिस्तान प्लानिंग कमीशन, और वो बिल्कुल गैर फ़ाल था। बिल्कुल ऐसे, यानी कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स के हवाले से, दूसरी चीज़ों के हवाले से जितनी दोबारा उसको एक्टिव जिस तरह अब किया गया है, वो मैं समझता हूँ कि बहुत साल पहले किया जाना चाहिए था, ताकि पाकिस्तान में शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म जो पॉलिसीज़ हैं वो बड़ी वाज़ेह होती और उनके समरात जो है वो आज हमें मिल रहे होते हैं। बदकिस्मती से बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई, बहुत सारे काम हुए भी लेकिन वो लेट हो गए जिस तरह भी हुए। इसी तरह पानी के हवाले से देखें, पाकिस्तान में चार जो हमारे जो सूबे हैं उनके अंदर दो चीज़ों का हमेशा से इशू रहता है, एक एनएफसी अवार्ड है और एक इरसा है। ठीक है जी, आप देखें कि इसके ऊपर हमेशा से कभी किसी, क्योंकि हुकूमत जो है वो कभी किसी सूबे में किसी पार्टी की है और किसी दूसरे में, तो वो पॉलिटिकल गेन की वजह से आवाम को कंफ्यूजन फैलाई जाती है। अच्छा, इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़रूरी था कि गवर्नमेंट इस पे एक्शन लेती और ऐसा कुछ जिसको कहते हैं एक जॉइंट लायहा अमल तय पाता। और इस हवाले से इरसा ने बिल्कुल ऐसा ही किया है। इस बार उन्होंने ये किया कि देखें, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में इस बार देखा गया कि सिंध की तरफ से सवाल उठाए गए कि जी हमें हिस्से से कम पानी दिया जा रहा है और हमें पानी नहीं आता और हमारी इसलिए फसलें जो हैं वो बंजर हो रही हैं या इतनी प्रोडक्शन नहीं हो पा रही। तो इस हवाले से अब जो इरसा ने लेटेस्ट जो चीज़ें तजावीज़ दी हैं वो मेरा ख्याल है इस मसले का हमेशा के लिए हल है। उसके अंदर दो तीन चीज़ें शामिल हैं। एक तो चीज़ ये है कि उन्होंने कहा जी कि अब हम जहाँ से सिंध और पंजाब से पानी जो बॉर्डर पॉइंट्स हैं वहाँ पर हम कुछ मेजरिंग साइंसी टेक्नोलॉजी यूज करके कुछ मीटर्स लगाकर उसको मेजर करके दिया करेंगे और उसका फायदा ये होगा कि आप फिगर्स के साथ बात कर सकेंगे। अब होता ये है कि सिंध और फिगर्स लेके आ जाता है, पंजाब और फिगर्स लेके आ जाता है। पंजाब कहता है जी मैं तो अपने हिस्से का भी 20-30% पानी तुम्हें दे रहा हूँ और सिंध कह रहा है जी मुझे मेरे हिस्से से भी कम मिल रहा है। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि एक जब जो बहरा अरब यानी अरेबियन सी है उसके ऊपर जो पानी दरियाए सिंध का गिरता है जो मीठा पानी है जिसको हर सूरत रोकथाम करनी चाहिए। मतलब पूरी दुनिया में मीठे पानी को समंदर में गिरने से रोका जाता है, रेजरवायर्स बनाए जाते हैं, डैम बनाए जाते हैं, खुश्क साली से लड़ने के लिए इसी चीजों से मुकाबला किया जाता है। लेकिन अब पाकिस्तान में भी इस चीज के ऊपर साइंटिफिक बुनियादों पे काम शुरू किया है। देखें, बात यह है कि जहां पर आपने पॉलिटिकल कंसेंसस यानी मतलब आपने सियासी एक हमांगी क्रिएट कर दी है ना, उसके साथ साथ आपको जरूरी है कि आप आज की टेक्नोलॉजी का सहारा लें। उसके तहत आप जो सूबे हैं वो आपस में फिगर्स को फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करें। इसके अंदर एक और मैंने एक रिसर्च पढ़ी और वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि जी होता ये है कि सिंध के अंदर बदकिस्मती से जो बड़े बड़े जो डेरे और जागीरदार हैं वो अपनी जमीनों को सैराब करने के लिए पानी को रोक लेते हैं और फिर जाया भी उन्हीं वहीं पर हो जाता है। जो छोटे हारी किसान हैं उनकी जमीनों तक नहीं पहुंच पाता है। इस सारे सिस्टम के ऊपर
ऊपर एक चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है। इरसा का जितना भी ये अभी जो एफर्ट्स हो रही हैं, मेरा ख्याल ये है कि चूंकि ये साइंटिफिक बुनियादों पर है, इसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। उसके साथ साथ अगर इस तरह एक आप मेजरिंग का सिस्टम दे देंगे तो मेरा ख्याल है दोनों तरफ से, पंजाब हो, KPK हो या सिंध हो, सबका शिकवा भी खत्म हो जाएगा। हमने देखा, एक बात मैं बार बार लोगों कहता हूँ कि बदकिस्मती पाकिस्तान की ये रही कि अयूब खान साहब के बाद तरबेला डैम और बंगला डैम बने, उसके बाद कौन सा डैम बना? 50 साल का अरसा, यानी 50 साल के अरसे में बदकिस्मती से हमारे पास कोई बड़ा नाम नहीं है लेने वाला। हम स्कूल की किताबों में वही पढ़ते आए, हमारे पिछली जनरेशन, 2 जनरेशन को हमने तरबेला और मंगला पढ़ा दिया। ये देखें आज अब वक्त आ गया है। आज पाकिस्तान में जो सूरत हाल बनती नजर आ रही थी वो अलार्मिंग से भी आगे चली गई। ऐसे ही, ठीक है। और आखिरी जो जिस तरह मिर्जा साहब बात कर रहे थे, और ये कि जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं और उसके बाद फिर हाइडल एनर्जी, यानी कि एक तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली, कॉस्ट इफेक्टिव, और फिर ये जो जिस तरह नासिर सलमान साहब ने कहा कि जी उन्होंने वो जो रेंटल जो पावर प्रोजेक्ट्स थे उनके जो सर्कुलर डेट है, जो गर्दिशी कर्जे हैं, इन सारी चीजों पर एक ही तो सूरत हाल से काबू पाया जा सकता है, और वो ये है कि बेटर प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और टेकिंग द असिस्टेंस फ्रॉम द टेक्नोलॉजी। आप साइंस से मदद लें, बेहतर प्लानिंग करें और तमाम सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन से चलें, तो कोई वजह नहीं कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान की GDP ग्रोथ इससे भी आगे जाएगी। इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर अब स्टेप लिया जा चुका है। अच्छा मिर्जा साहब, 10 बड़े डैम की बात हो रही है, पहले 2 ऑलरेडी जो है डैम, बड़े डैम है वो बन रहे हैं। 10 बड़े डैम जब उनकी बनेंगे, जब वो वर्किंग में आ जाएंगे, वो कितना इम्पैक्ट करेंगे हमारे इरिगेशन सिस्टम के ऊपर भी, और ऑब्वियसली लोगों को इससे जॉब्स भी मिलेंगी जब वो बन रहे होंगे, जब वो बन चुके होंगे उनको चलाने के लिए भी। देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट बात है, मेरे भाई ने जो बात की, ये हम क्लाइमेट की बात कर रहे थे। आई थिंक आपके प्रोग्राम की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी कि इस पे हम ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करें। अभी रिसेंटली कोई अबाउट 2 वीक्स बिफोर ये मलेशिया के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने अंडरटेक किया, प्रोबेबली बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, कि वहाँ के जो डैम है उन्होंने डैम के जो वाटर की रिजर्वायर है उसके ऊपर सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया। बिल्कुल सही। अच्छा, आपको पता है जो सी की सबसे बड़ी ब्यूटी है, सी के अंदर पोल्यूशन नहीं होती, कार्बन इमिशन है ही नहीं है। Exactly. अच्छा, वहाँ पे अगर आपकी वहाँ पे एफिशिएंट तरीके से आपकी सोलर की पावर जनरेशन होगी, और पानी को डैम का रिजर्वायर को एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल करना है, पावर जनरेशन में भी इस्तेमाल करना है, और सोलर सिस्टम फ्लोटिंग जो लगाए हुए हैं उससे वो भी देनी है। ये कि इसको कितना ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, दिस इज एक्सीलेंट। अच्छा, यही जो नए मॉडल्स हैं सारी दुनिया के, अब जो EV है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो टेस्ला है, उसका शेयर 7 टाइम्स इंक्रीज हुआ है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर 2020 के अंदर, क्योंकि दैट इज द फ्यूचर, कार्बन एमिशन कम हो। अच्छा, अब ये पाकिस्तान में जो आप डैम्स की बात कर रही हैं, आपने देखा है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर आपकी इंडस्ट्री जो है वो चलती है। गवर्नमेंट ने, स्टेट बैंक का बड़ा प्रोएक्टिव रोल है, उन्होंने इंटरेस्ट रेट को काफ़ी महीनों से मेंटेन किया हुआ 7% पे, 700 बिलियन रुपए के उन्होंने लोन्स को रोल ओवर किया है। जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है हाउसिंग की, उसमें 3% के ऊपर उन्होंने तकरीबन 350 बिलियन जो है उसको बैंकों को इंसेंटिवाइज किया है कि लोन दें, और SMEs की तरफ लोन है। तो ये सारी चीज़ें हैं बिजनेस को बढ़ाने के लिए। आपने देखा है आज तकरीबन 48,000 के करीब जो हमारा PSS का इंडेक्स है उसने टच किया है, और जो रिकॉर्ड वॉल्यूम्स हो रहे हैं, और ये जो हमारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, डैम रिलेटेड इंडस्ट्री है, उसके लिए इंडस्ट्री को एक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। लोअर इंटरेस्ट रेट, अच्छा, गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाइक जो डैम से आप बात करें 10 प्रोजेक्ट्स हैं। सीमेंट सेक्टर ने आज तमाम जो है अपर कैप को टच किया तकरीबन। अच्छा, सीमेंट सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, उन्होंने कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं, स्टील सेक्टर की बढ़ी है, ऑटो सेक्टर बढ़ी है, और तकरीबन 55% ग्रोथ हुई है ट्रैक्टर्स की। अब गवर्नमेंट ने जो स्ट्रेटजाइज किया ना कि इसमें हमने जो नए बजट में जो पॉलिसी पेपर है 4.5% हमने एग्रीकल्चर में ग्रोथ कर दी। व्हेन वी टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज, हम पोल्यूशन सिर्फ कार्बन मिशन की बात करते हैं, ये सी पोल्यूशन भी है, वाटर पोल्यूशन भी है। अच्छा, आप देखें कि गवादर के पास जीवानी पोर्ट है, कल वहाँ परसों एक मछेरे ने एक सोवा फिश है उसके नेट में आ गई और उसने 74 लाख रुपए की बेची। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, कहने का मतलब है वो 74 लाख, क्योंकि उसका सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में उसका इस्तेमाल है, और मेरे ख्याल में उसने फिर भी तकरीबन 1/3 प्राइस पे बेची है, जो इंटरनेशनल प्राइस है, उस बेचारे को पता नहीं था। अच्छा, ये हमारा पास इतना बड़ी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन, हमने जो कॉस्टली मिस्टेक्स की हैं
तो देयर इज़ ए स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी। ठीक हो गया। हमने अपने आप को रिजर्वायर भी बनाने हैं, डैम भी बनाने हैं, एग्रीकल्चर को बनाना है, अपनी जो बिजली की जनरेशन है उसको आस्था करना है, क्योंकि बिजली जो है ना बेसिकली पावर जनरेशन, जो हमारे जो बिल हैं ये इसीलिए गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा, गवर्नमेंट इसको एडमिट भी कर रही है कि अप्रैल के महीने में हमारी इन्फ्लेशन 11% प्लस रही है। अगर ये इन्फ्लेशन के लेवल्स जो हैं जब तक हमारी बिजली के रेट्स रैशनलाइज नहीं होते, अच्छा, और उसके बाद हमारी इंडस्ट्री जो है प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ती, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती, हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती और रेवेन्यू कलेक्शन नहीं बढ़ती। अब गवर्नमेंट ने देखे ना 1 ट्रिलियन रुपए का अपना रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट बढ़ा रही है, सही। और दे आर कॉन्फिडेंट के जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं दे विल अचीव इट। तो इसमें बात यह है कि हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है इतनी बड़ी पॉपुलेशन का साइज, जिसमें 25 साल से कम उम्र 55% पॉपुलेशन है, उनके लिए तकरीबन 2 मिलियन नए जॉब्स क्रिएट करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, अपनी प्राइसेस की स्टेबिलिटी करना, कंपटीशन लॉ ऑलरेडी है, ये होल्डिंग और जो कार्टलाइजेशन के थ्रू प्राइसेस को जो करके जो एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके अगेंस्ट अपनी गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करके इम्प्लीमेंट करना, ताकि उसमें तमाम लोग जो हैं इस जो गुड परफॉर्मेंस के अंदर प्रॉस्पेरिटी को शेयर करें। बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही। नासिर साहब, बड़ा अहम पॉइंट, जैसे मैंने पहले भी कहा था, वज़ीर आला साहब ने आज एक एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च की है जिसमें वो क्लीनिंग से मुतालिक है कि पहले टारगेट्स रखे गए कि यहाँ से सफाई की जाएगी, फिर अपने घरों के आगे से देखिए, तो इसके बारे में थोड़ा बताइएगा कि ये ऐप क्या है, किस तरह से यूज़ होगी। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान जो हमारी हुकूमत का एक बहुत मेन फीचर है, जिस पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की जो सारी स्ट्रेटजी है उनमें से एक मेन स्ट्रेटजी है इस हदफ को पूरा करना कि पाकिस्तान एक ऐसा पाकिस्तान जो कि खूबसूरत पाकिस्तान, साफ़ सुथरा पाकिस्तान। इस साफ़ सुथरे को सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि हिदमत आपकी दहलीज के ऊपर हमने आज एक ऐप लॉन्च की है। इसका मकसद ये है कि सबसे पहले जो हमारे गली मोहल्ले बाजार हैं उनकी हमने सड़कों को, उनके अंदर जो खंबे लगे हुए हैं, उनके अंदर जो दीवारें मौजूद हैं, उनमें जो ये पोल्यूशन जो भी आप जिक्र कर रहे हैं, ये सिर्फ डस्ट की पोल्यूशन नहीं है, ठीक है, ये कोई कार्बन के हवाले से जो हम बात करते हैं वो पोल्यूशन नहीं है। जहां आप बेज़ाब्तगी देखते हैं ये भी एक पोल्यूशन है आपकी नज़रों के लिए। जहां पर आप बेहंगम शोर सुनते हैं ये भी एक पोल्यूशन है जो कि इंसान की ज़िंदगी के लिए इंतहाई मुज़र है। तो इस हवाले से ये जो हिदमत आपकी दहलीज का जो पहला हफ्ता है, इसमें हम सबसे पहले तो सिविल सोसाइटी, टाइगर फोर्स के बंदों के साथ मिलके जो सरकारी अहलकारान हैं वो मिलके गली मोहल्ले, उनकी जो सड़कें हैं, उनकी जो दीवारें हैं, उनके जो मामलात हैं जो हमारे यहाँ मेस की शक्ल में आपको नज़र आते हैं, हमारा फोकस होगा कि इसमें तमाम सोसाइटी को अपने साथ मिला के हम साफ़ सुथरा चमकाएं अपने गली मोहल्लों को। ठीक है। और सेकंड इसका जो फेज़ है वो, इसका सेकंड फेज़ ये है कि जो निकासी है, देखिए जब पानी आता है हमारे पास और पानी बाहर निकालते हैं जो हम, इसके तमाम सिस्टम को ओवरहाल करने के हवाले से जो वासा का एक इदारा है हमारे पास, उस वासा के इदारे के साथ मिलके हम ये देखते हैं कि अभी आपको पता है कि अब बारानी जो टाइम हमारे पंजाब के अंदर शुरू होने वाला है जिसमें बहुत शदीद बारिशें होती हैं, इसके लिए गो कि हमने पहले से भी पाकिस्तान में सबसे बड़ी एक प्लानिंग की कि हमने अंडरग्राउंड रेजरवायर यहाँ पर बनाए जिसमें लाखों गैलन के करीब हमने पानी को स्टोर किया। तो इस मरतबा पहली मरतबा लाहौर के शहरियों ने देखा कि ना किसी ने बड़े बड़े बूट पहने और ना ही किसी ने ये देखा कि वहाँ पर बूटों की गुंजाइश पैदा हुई। लक्ष्मी चौक के अंदर आपने लारस रोड के करीब देखा होगा, आपने हाई कोर्ट के अपोजिट एक प्लेस थी जहाँ पर बहुत सारा पानी इकट्ठा हुआ करता था। तो इस हवाले से हमने इसमें पानी की निकासी के हवाले से हमने हफ्ते को मनाना है जो सेकंड वीक होगा। उसका थर्ड वीक जो है हिदमत आपकी दहलीज जो हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है वो ये होगा जो हमारी सरकारी इमारतें हैं, जो हमारे अस्पताल हैं, जो हमारे स्कूल्स हैं, जो गवर्नमेंट की जितनी भी ये हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके अंदर पेंट्स करने हैं। ठीक है। इनके अंदर जो हमारी जब जाते हैं तो आपको लगता है, हमें ऐसा लगता है जैसे हम कुरूने औला के किसी दौर में शामिल हो गए हैं और वहाँ पर जिस किस्म का फर्नीचर और जिस किस्म का एनवायरनमेंट आपको नजर आता है वो अगर आप बीमार नहीं है तो बीमार होने की खदशात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके हवाले से जो बजट को तो मैं आपको नहीं बता सकूंगा, लेकिन चूंकि ये हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है और इस मामले में इसको मैं आपको बाद में तो बता सकता हूँ। इसकी
अप्रोप्रिएट फिगर नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके मुतालिक हमारा आइंदा 3 हफ्तों का फोकस मैंने आपको बताया सही है होगा। कि हमारी गवर्नमेंट का हिदमत आपकी दहलीज पर, बिल्कुल पे ये एक प्रोजेक्ट होगा जिससे हम ना सिर्फ आगाही देंगे बल्कि लोगों को हम बार बार इस बात पे लाके ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान जिस तरह से पहले से चल रहा था बिल्कुल सही। उस तरह से नहीं चलेगा। ये हमारा मुल्क, हमारा घर है। बिल्कुल। जिस तरह से हम अपने घर को लुक आफ्टर करते हैं, सही। हम सब ने मिलके पाकिस्तान को ना सिर्फ साफ सुथरा करना है सही। बल्कि इस हवाले से जो स्टैंडर्ड है, आओ धरती सजाएं, नया घर बनाएं, सही, जिसे देखने दुनिया से लोग आए। बिल्कुल सही। तो हमने दुनिया को दिखाना है पाकिस्तान जहां पर अल्लाह की दी हुई दौलत से माला माल है। बिल्कुल सही। हमारे लोग भी बड़े जबरदस्त हैं और वो इस्लाम के उस सुनहरी असूल में Exactly। कि सफाई निस्फ निस्फ ईमान ईमान है, है, बिल्कुल वो सही। उसको इस मर्तबा आपको उस पे अमल दरामद करके करना साबित होगा। करेंगे बिल्कुल कि सही। हम एक शानदार और एक्सीलेंट कौम हैं। बिल्कुल सही। हामिद खान साहब, ये जो पॉइंट है, ये ना हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है ना उसकी प्रैक्टिसेस में शामिल है, ना ही आगे हमारे बच्चों में हम ये प्रैक्टिसेस उनको दे पा रहे हैं कि हमने किस तरह से सफाई का ख्याल रखना है, क्योंकि हमें यही है कि हमारे घर में भी काम वाले आते हैं, वही सफाई करेंगे, और बाहर भी जो है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। सर, ये कुछ ऐसा मैसेज दीजिए हमारे अवाम को कि हमारी प्रैक्टिसेस में भी ये चीजें शामिल हो जाए हमारी आने वाली नस्लों में। मैं इस पंजाब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और इसको मैं बड़ा बरवक्त समझता हूँ, बजाय इसके कि ये टू लेट होता या बहुत मुश्किल बनती। उसकी मैं एक मिसाल दूंगा जो कराची की सूरत हाल है। कराची को कह रहे हैं जी कि कचरा कुंडी बन गया है। मैं खुद गया हूँ कराची में, मैं इतना खूबसूरत शहर था और मैं 5-7 साल बाद गया और मैं परेशान हो गया हूँ। इतना कचरा कि उसको समझ ही नहीं आ रही कि किसको कैसे करना है। क्यों? खींचातानी हुई, हुकूमतों ने संजीदा नहीं लिया, शहरियों ने संजीदा नहीं लिया, शहरियों ने अपनी जो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं दिखाई। ठीक है, उस सारी सूरत हाल के बाद आज कराची की सूरत हाल कचरे के हिसाब से इंतहाई परेशान करना है। ये जो गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है ये बहुत अच्छा है। और देखें, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान अक्सरीती मुल्क है जिसमें सफाई निस्फ ईमान है। और आप समझे कि जहाँ पर हमने देखा कि पिछले दिनों इस्लामाबाद में जर्मनी या पता नहीं कौन से मुल्क के एम्बेसडर थे, उन्होंने बाकायदा सफाई की, फुटपाथ की, और उसके बाद उन्होंने, ब्रिटिश थे मेरा ख्याल है, तो उन्होंने उसी वक्त एक मैसेज गया। मुझे अफसोस भी हुआ, मैंने कहा दिस मैसेज, ये तो हमारी तरफ से जाने वाला मैसेज था। और अब वक्त आ गया है हम इसको बहसियत कौम इसको ऑन करें कि मेरे घर से मेरी सफाई खत्म नहीं हो जाती, मेरी गली, मेरा मोहल्ला, मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी है, फिर मेरा मुल्क मेरी जिम्मेदारी है। अब देखें, इसके अंदर, इस सारी सूरत हाल के अंदर मुझे सिर्फ एक चीज का मेरा है कि मैं ये कहूंगा कि इसको साथ साथ अगर पंजाब गवर्नमेंट इसको लाहौर के सकाफती रेस्टोरेशन से जोड़ ले तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि पिछली हुकूमतों ने जो एक, मैं समझता हूँ ज्यादती, जब चाहे ऑरेंज ट्रेन हो या ये मेट्रो हो, इस सारी सूरत हाल के अंदर जो लाहौर का पुराना सकाफती हुस्न था वो बड़ा इफेक्ट हुआ है। उसको दोबारा जो है वो बहाल करने की बड़ी जरूरत है के साथ उसको वर्ल्ड सिटी के अंदर। हाँ, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मैंने एक दो देखे हैं मीटिंग्स भी, उसमें मैंने देखा कि कर रहे हैं। और कामरान लाशारी साहब का मैं नाम लेने लगा कि वो कर रहे हैं और उन्होंने पूरी एक बोर्ड बना के तो रखा। ये जरूरी है। देखें, कराची के अंदर एक छोटी सी एफर्ट की, एक फिक्स इट आलमगीर साहब ने, और उसने पूरे शहर में एक इम्पैक्ट डाला। गो कि वो इतना कुछ नहीं कर सके, लेकिन आप सोचिए कि चंद शहरी या चंद लोग मिलकर एक इम्पैक्ट डाल सकते हैं। जब इसी तरह का मंसूबा गवर्नमेंट ऑफिशियली करे, शहरियों को इन्वॉल्व करे, उसके बाद शहरी उसमें हिस्सा डालें। सबसे बड़ी ज़रूरत जो है ना वो ये है कि गवर्नमेंट इसमें शहरियों को, जहाँ पे बाकी सारों को इन्वॉल्व कर रही है, टाइगर फोर्स को, दूसरों को, वहाँ पर शहरियों को जिम्मेदार बनाए, उनको इन्वॉल्व किया जाए। और इसको 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते पर मुहित ना करें, बल्कि इसको एक कंटिन्यू प्रोसेस की शक्ल में रखें। हर 3-4 महीने के बाद इस तरह किया जाए। आपको मैं याद कराता चलूँ कि बहुत अरसा पहले मैं आई वाज इन स्कूल, तो गुलाम हैदर वाइन साहब के दौर में वो भल सफाई हुई और हम खुद गए, स्कूलों के बच्चे गए, नहरें साफ की। वो सारा एक इनिशिएटिव होता था। बिल्कुल सही। और उसका फायदा ये था कि बहसियत कौम, आप नौजवानों को जिम्मेदारी आती है कि ये, और आपको लगता है कि आपने इस मुल्क के लिए कुछ किया है, अपना हिस्सा डाला है। तो इस हवाले से हुकूमत को चाहिए कि इस प्रैक्टिस को जारी रखे। बिल्कुल सही। मिर्जा साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी, मैं इसमें ऐड ये करना चाह रहा हूँ। आप देखें, जापान के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं,
وہ بھی उनकी फ़राइज़ में है कि वो स्कूल में जाके अपनी क्लास को, अपने बेंच को, अपने डेस्क को खुद साफ करते हैं। सही। अच्छा, उन्होंने और हमारे यहाँ पे वो इस रिवायतें तरह की खत्म हो ट्रेनिंग गई है। हैं। अच्छा, अगर गाँव मैं में पहले सर सॉरी आपकी मेरे- बात काट रही हूँ। अच्छा, सही ये कह मेरे रहे हैं। भाइयों ने इस मामले में काफ़ी बात किया, मैं बातों को रिपीट नहीं करूंगा। मैं एक नए एंगल से बात करना चाह रहा जी, हूँ। अगर पिछले 3-4 डेकेड्स की हम बात देखें तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, बड़ा प्रोएक्टिव फोरम है, तो उसमें अब एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी, जी। ग्लोबल विलेज बनी और उसमें बड़ी इफेक्टिवली काम कर रही है और टैरिफ्स को उन्होंने रैशनलाइज किया या नो ड्यूटी पे काम किया। ठीक है। नंबर दैट वाज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स। सही। नंबर 2 जो है ये जो क्लाइमेट चेंज का इशू है, ये भी पिछले कई सालों से जारी है और अब उसने बड़ी एक्सेप्टेंस ग्लोबली कर दी है, सही। इस पे कोई अब अपोजिशन नहीं है। ठीक है। और ये अब बड़ी तेज़ी से इसके ऊपर काम हो रहा है और पेश रफ्त हो रही है। और ये पंजाब गवर्नमेंट का जो स्टेप है, मे बी ये जो एक छोटी सी नेसेंट एफर्ट है इस स्टेज के ऊपर, लेकिन इट इज स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये क्योंकि एक फोरम और है जो अभी फॉर्मलाइज नहीं हुआ। एक उनका पहला सेशन हो चुका है, वो ये कह रहे हैं कि ये कोरोना है, ये पेंडेमिक की वजह से नई एक सिचुएशन क्रिएट हुई है। क्योंकि हेल्थ जो है, जो ममालिक अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं करते, जी, जी। अपने यानी कि ये पेंडेमिक आने के रिस्क हैं या हेल्थ के रिस्क को वो कर्टेल करने की कोशिश नहीं करते, अपनी पॉलिसीज को उस तरफ डाइवर्ट नहीं करते, बिल्कुल सही। तो वो उनकी इवन अपनी इकोनॉमीज, अपनी जीडीपी ग्रोथ रेट और अपना जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होने का खदशा है। बिल्कुल तो सही। वर्ल्ड की जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, वो जिनकी हेल्थ की पॉलिसीज इस किस्म के इश्यूज उनके एलोकेशन या प्रायोरिटीज में नहीं होगा तो सही। उनकी क्रेडिट रिस्क जो है, ठीक होगा। बिजनेस रिस्क वो असाइन करेंगे, उनकी क्रेडिट रेटिंग को वो चीजें नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगी। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही। आई थिंक ये अभी एक नई एफर्ट है, आने वाले दिनों में इस चीज को एफर्ट को मोमेंटम पकड़ना चाहिए बिल्कुल और ऐसे। हम हेल्थ के मामले में अपने आप को प्रोटेक्ट करें बिल्कुल और उसमें हमारी बिजनेस की भी प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल ग्रोथ की एक तरफ एक पेशरफ्त होगी। ट्रू ट्रू। अच्छा नासिर साहब, एक बड़ा अहम पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, ज़ाहिर है आप भी इतना अरसा आपने भी गुजारा है आउट ऑफ कंट्री, तो वहाँ पर भी हमें ये प्रैक्टिसेस नज़र आती हैं कि अगर आप कूड़ा या कोई भी कैन है, कुछ भी है, तो अगर आप रोड के ऊपर फेंक देते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना बाकायदा तौर पर आयद होता है। अगर इस तरह की प्रैक्टिस यहाँ पर भी लागू हो जाए तो मेरा ख्याल उससे भी काफ़ी अफाक होगा। देखिए, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो इस हवाले से मैं एक बड़ी अहम बात है, अवेयरनेस क्रिएट हैबिट। ठीक है। जब देखिए ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हैं, आपके घर के हैं, आपके बिजनेस के हैं, आपके एनवायरनमेंट के हैं, आपके मुल्क के हैं, आपके इंटरनेशनलाइजेशन है, आपके चैलेंजेस हैं, आप माहौलियात पे जैसे बात करें। सही है। देखिए, सबसे पहले तो हमने इस मौजू को छेड़ा है। बिल्कुल। अब इस मौजू को छेड़ने का मकसद ये है कि ये बहुत अहम बात है कि जहां हम रह रहे हैं, क्या ये वो स्टैंडर्ड है जो, जैसे भी आपने बात बताई कि बाहर की दुनिया में है। मेरे एक दोस्त हैं जो यहाँ पर पहले MCL को लीड करते थे, तो एक दिन कहते हैं कि यहाँ पर बड़ा मुश्किल है कि आप सफाई के वो मियार कायम कर सके जो आप वेस्ट में देखते हैं। मैंने उनसे पूछा क्यों, कहते हैं आप पूरी दुनिया के अंदर देखें, अगर एक बंदा कोई चीज खा के फेंक रहा है तो वो मुमकिन ही नहीं है कि दूसरा पीछे से बंदा उठा के उसको तो गवर्नमेंट का एहलकार वो डब्बे में डाले। ये एक दो हाथों से बजती हुई ताली है। हम चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक तो ये अपडेट हो, ठीक है, दूसरा अवाम इसमें पार्टिसिपेट करे, आपको रोके कि आप अपने मुल्क को नहीं हमारे घर को गंदा कर रहे हैं। जो यहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर वेस्ट में आप कूड़ा नहीं फेंक सकते, वो आपको रोकेंगे कि आप मेरे मुल्क को नहीं मेरे घर को गंदा कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं जब ये चीज आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगी तभी हमें ये चीजें देखने को मिलेंगी। अवेयरनेस क्रिएट हैबिट, हम अवेयरनेस कायम करना चाहते हैं ताकि लोगों की हैबिट हो जाए कि वो जहां बैठे, जहां चले, जहां पर फिरे, वहां पर एक साफ सुथरा माहौल। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया नासिर सलमान साहब, आज बड़ी हेल्दी गुफ्तगू रही इन तमाम पॉइंट्स पे। आसिफ मिर्जा साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, और हामिद खान मशरिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में डिस्कशन के लिए। आखिर में आज का जो हमारा मैसेज है वो भी इसी हवाले से ही है कि अपने घर को साफ रखें, और अब बात आ गई है घर से बाहर की भी कि कम से कम अपने घर के बाहर जो जगह है उसको तो साफ रखें, अपनी गली मोहल्ले को साफ रखें, ताकि हमारा भी एक इम्पैक्ट जाए कि जो सफाई निस्फ ईमान है हमारा, कम से कम हम वो निस्फ ईमान जो है वो तो हासिल कर सकें। आज के प्रोग्राम से इतना ही। सुमेरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।